Hello everyone, very good evening. Medhavi, Sabistan and Manisha and everyone. Give me 5 minutes. पीपीटी एक्चुअली विक्टोरियन पीरियड की दोबारा फिर से बन के आ गई थी. सो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. हम आगे सेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बट अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए टू अरेंज द पीपीटीज, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्लास थी. तो आप लोग डोंट वरी, आपका टाइम उतना ही मैं दूंगी आपको. आगे जो है क्या कहते हैं कि क्लास का टाइम जो है वो आगे एक्सटेंड कर दूंगी, बट अभी जो है ना थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए सो दैट आई कुड मैनेज द पीपीटीज.
Hi everyone, I'm back. हाँ जी गाइस, कोई आंसर करेगा? अच्छा, मैं अभी तक आवाज नहीं आ रही थी. हेलो एवरीवन, आई एम बैक. आवाज आ रही है सबको? लॉर्ड जिम मेड फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर? क्वेश्चन इज दिस. लॉर्ड जिम जो है वो किस ऑथर की बुक है? और ये एक नॉवेल है. किसकी नॉवेल है? 1900 में जो लिखी गई है, किसकी नॉवेल है ये आपको बताना है. ठीक है, तो बताओ भाई, किसकी नॉवेल है 1900 में? मेड फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर. किसको किसको फेमस किया, मतलब किसको फेमस किया, सॉरी. इनका नाम है जोसेफ कर्नाड. ठीक है, जोसेफ कर्नाड की एक नॉवेल है लॉर्ड जिम, काफी फेमस नॉवेल है. ठीक है, इन्होंने डिवीजन बताया है कि मतलब जो लोग हैं वो क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में बात की है इन्होंने लॉर्ड जिम में. ठीक है, सो ये मतलब पीपल और वर्ल्ड के बीच की बात करते हैं जोसेफ कार्नेट जो है, तो ये नॉवल काफी फेमस हुई थी. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कॉर्नेट कॉनरेड. कॉनरेड की कौन सी नॉवेल्स? ये सारी नॉवेल्स उन्हीं की हैं. टू द फॉर हिज एंटी रशियन फीलिंग. एंटी रशियन फीलिंग को दिखाने वाला कौन सा नॉवेल है एंटी रशियन फीलिंग को? लॉर्ड जिम. अब देखो, लॉर्ड जिम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी हमने आपको बता दिया है. अब तीन ऑप्शंस बचे हैं: द सीक्रेट एजेंट, अंडर वेस्टर्न आइज, हार्ट ऑफ डार्कनेस. तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका अंडर वेस्टर्न आइज. ये जोसेफ कर्नाड का है, अंडर वेस्टर्न आइज, 1911 में पब्लिश हुआ ये. ठीक है, ये जो है पीट्सबर्ग, रशिया, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे काफी फेमस है ये वाला नॉवल जो है. सो बेसिकली आपको सी ऑप्शन यहाँ पे लगाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द नरेटर इन कोनार्ड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस? सुनील बेटा, सामने नहीं आ पाऊंगी इन सेशंस में. सामने तो मैं यूट्यूब की क्लास में आ पाऊंगी, क्योंकि इसमें वो छिप जाता है, क्वेश्चन क्वेश्चन छिप जाता है, फिर उसके बाद में बार बार हटाना पड़ता है, तो इसीलिए क्वेश्चंस पे ध्यान दो आप लोग. हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा कि हु इज द नरेटर. कोनार्ड की हार्ट हार्ट ऑफ डार्कनेस है, उसका नरेटर कौन है? दो नरेटर है इसमें. मार्लो है, मार्लो है और पैसेंजर है. ठीक है, मार्लो जो है वो एक शिप के कैप्टन है. मार्लो है, मतलब हार्ट ऑफ डार्कनेस में दो है, वो क्या कहते हैं नरेटर, एक मार्लो है, एक उसी शिप का पैसेंजर है. ठीक है, और वो एनोनिमस है. हार्ट ऑफ डार्कनेस कोनार्ड की है, और ये इसका मतलब मॉडर्न की 1899 में पब्लिश हुई है. जोसेफ कॉनरेड, कॉर्नेड, कॉनरेड है, नहीं कॉनरेड, हाँ, ये आर बना हुआ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. ये हो गया मार्लो. ठीक है. प्रीफेस टू विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ कॉनरेड एक्सप्रेसेस हिज थियरी ऑफ द नॉवेल. कॉनरेड की कौन सी जो नॉवेल है, वो एंटी रशियन वाला जो क्वेश्चन था ना, वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. ठीक है, ये वाला. हाँ, राइट ऑप्शन है निगर ऑफ नार्सिसस. 1897 में आई निगर ऑफ नार्सिसस. इसमें क्या, प्रेफेस टू विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ कॉनरेड एक्सप्रेसेस थियरी ऑफ द नॉवेल, मतलब
किस नॉवेल की प्रेफेस ऐसी है जो थियरी एक्सप्रेस करती है और वो कॉनराड की है? तो ये निगर ऑफ नार्सिसस है, ठीक है। ये एक कहानी है फोरकास्ल की, और सबसे पहले ये यूएस में पब्लिश हुई है, निगर ऑफ नार्सिसस, और ये पब्लिश हुई थी 1897 में। तो इसकी डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि निगर ऑफ नार्सिसस जो है वो जोसेफ कर्नाट की है, ठीक है। मिसेस वैरेंस प्रोफेशन 1894 इज अ प्ले बाय, ये जीबी शॉ का प्ले है, ठीक है। Which of the following plays of Shaw has an anti-romantic comedy and its subtitle? ये थोड़ा सा important question आपका आया। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो क्या? आप लोग के आंसर नहीं आ रहे? क्या पढ़ रहे हो आज? आंसर्स आपको नहीं आ रहे या फिर मेरे को आपके आंसर्स नहीं आ रहे? क्या सीन है? या फिर मॉडर्न पीरियड में आप हो नहीं अभी? क्या दिक्कत है? चलो, मेधावी ने दिया एक आंसर सी। मेधावी दे रिफ्रेश करूं क्या मैं इसे? हाँ, ठीक है। एंटी रोमांटिक कॉमेडी कौन सी? आर्म्स एंड द मैन। ठीक है, ये तो तुम लोगों ने सही आंसर दे दिया फटाफट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शॉ इज अ सटायर ऑन बुर्जियस डेमोक्रेसी? बुर्जुआ वर्ग की पॉलिटिकल सटायर कौन सा है इसमें से? एप्पल कार्ट, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, आर्म्स एंड द मैन। है सारे किसके? इन्हीं के हैं। और इसी में एप्पल कार्ट जो है वो क्या है? एन एप्पल कार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इनके शॉ के जो सटायर्स हैं, एप्पल कार्ट है और ये इनका एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। सो एप्पल कार्ट किस पे बेस्ड है? ये पॉलिटिक्स पर बेस्ड है। इसमें से कौन सी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कौन सी जो ऐसी है वो ट्रेजिडी है? हार्टब्रेक हाउस, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, आर्म्स एंड द मैन। देखो, अब इसमें हटाना है तो हटा सकते हैं। अच्छा, अभी अभी देखा है मॉडर्न पीरियड को। सुनील कह रहे सामने रहती हैं तो ऐसा फील होता है कि मैं क्लास में हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने अगर मतलब कैमरे को अगर मैं कवर करूंगी तो आपको ये विजिबल नहीं होगा ना चीजें। सो कोई नहीं, आवाज एक ऐसा माध्यम होती है। आपने कभी रेडियो नहीं सुना क्या? आपने कभी रेडियो नहीं सुना क्या? आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप किसी चीज को सुन रहे होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा ध्यान लगता है, क्योंकि जब आपका विज़न आप जब आँखों और कान को एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो आपका विज़न बढ़ता है। आपका ध्यान जो है वो, कभी भी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए तो अपनी आँखें बंद करके सुनिए, ज़्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं सामने आपके नहीं हूँ, हालाँकि यहाँ पर तो आपको स्क्रीन दिख ही रही है, तो दोनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही हैं। लेकिन ऐसा होता है, कभी आप सुनना, कोई डायलॉग भी अगर आपको समझ नहीं आए, आप वीडियो देख रहे हो, तो आँखें बंद करके सुनना। यू विल गेट इट कंप्लीटली। सो इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर। सो इट्स नथिंग लाइक जो आपका कॉन्वर्जेशन होता है, ये सबसे बड़ा माध्यम होता है। लोग जानते नहीं है इस बात को, बट ये सबसे बड़ा माध्यम होता है। इससे हम काफी कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को, दुनिया में सबसे ज्यादा। एप्पल कार्ट। अच्छा, इसमें कौन सा आपने बताया आंसर? ये है सेंट जॉन, 1923। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेबियन सोशलिस्ट? फेबियन सोशलिस्ट कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेबियन सोशलिस्ट? देखो, फेबियन सोशलिस्ट यही थे, जीबी शॉ। जीबी शॉ को फेबियन सोशलिस्ट कहा जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द फोरसाइट सागा बाय गाल्सवर्दी इज अ, ये है क्या? ट्रायलजी, क्वालिटी, सीक्वेंस ऑफ नॉवेल्स, या फिर सिंगल नॉवेल?
ये सीक्वेंस ऑफ नॉवेल्स है, ठीक है, ये जो है सीक्वेंस ऑफ नॉवेल्स है, इसमें बहुत सारी नॉवेल्स हैं, इसको बोला गया है फोर्साइट सागा। ओके, कौन कौन सी नॉवेल्स जो है इसमें आपको मैं ऐसी बता देती हूँ बोल बोल के। अ मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, द इंटरल्यूड है, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट है, द नॉवल इन चांसरी है, द इंटरलूड अवेकनिंग है, और द नॉवल टू लेट है, ठीक है। सो ये नॉवल का सीक्वेंस है एक तरीके से। Galsworthy is best known by which of the following plays? Galsworthy is best known by which of the following plays? The Silver Box. गाल्सवर्दी फेमस है, ये एक ड्रामेटिस्ट है, इनकी टेक्निकल स्किल्स काफी फेमस मानी गई हैं। The right answer is the Silver Box. The Countless Kathleen by W.B. Yeats highlights injustice too. ये किसके लिए इंजस्टिस होता रहता है, उसके खिलाफ इंजस्टिस को दिखाती है द काउंटलेस कैथलीन। पूरी डिटेल इसमें है, वीमेन वर्कर्स वेल्श आयरिशमैन। द काउंटलेस कैथलीन जो है वो इंजस्टिस दिखाती है आयरिशमैन के विरुद्ध, अगेंस्ट अगेंस्ट द आयरिशमैन, आयरिशमैन के लिए जो इंजस्टिस इनके विरुद्ध होता है उनको दिखाती है। Yeats का sequence of plays on Bailey's Strand is concerned with the heroism of, ये important question है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ ईट्स का जो सीक्वेंस ऑफ प्लेज है ऑन बेलेज स्टैंड, ये किसके हीरोइज्म से कंसर्न है, किसके हीरोइज्म की बात करता है? ये क्यूचुलेन के हीरोइज्म की बात करता है। The Japanese no drama which Yeats and Pound followed is essentially, नो ड्रामा जो है ये सबसे पहले आया, आपको पता है ये जो नो ड्रामा है ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा माना जाता है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा। और इसमें सब कुछ है, इसमें म्यूजिक है, डांस है, एक्टिंग है, और ये बेसिकली बुद्धिस्ट थीम पर बेस्ड है। किस पर है बेस्ड? बुद्धिस्ट थीम पर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये मैंने इसको डिटेल में बता दिया, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन ये है कि इसेंशियली इम्प्रेशनिस्टिक सिंबलिक रियलिस्टिक, तो इसमें आपका सिंबलिक है, ये सिंबॉलिक है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ड्रामा है, बुद्धिस्ट थीम पर है, और कैसा है? सिंबॉलिक। Sinjay's Riders to the Sea is a, क्या बताया आपने इसमें? ओके, सिंजेज राइडर टू द सी, सिंजेज का पूरा नाम है जॉन मिलिंगटन सिंजे, ठीक है। जॉन, मैं नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जेएमएस पूछ लिया गया, उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया तो फंस जाओगे, पता नहीं। हाँ ये क्या है? राइडर्स टू द सी, ये शॉर्ट प्ले है बेसिकली, ठीक है, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी प्ले। एक ओपेरा है, शॉर्ट और वन एक्ट है, 1927 में ये, हाँ ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है, इसको हम वन एक्ट ट्रेजेडी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वन एक्ट ट्रेजेडी। Whose ambition was it
to achieve poetical and legendary drama? Whose ambition was it to achieve poetical and legendary drama? इनका नाम था क्यों हाँ, किसका वो था? WB Yeats. WB Yeats. अभी शायद इनके बारे में जीवी शॉ नहीं, WB Yeats. पॉलिटिकल एंड लीजेंडरी ड्रामा. हाँ, यही थे. WB Yeats ही थे, जीवी शॉ नहीं थे. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक मिनट. कहाँ जा रहा है ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है. हु इज द ऑथर ऑफ द काउंटलेस कैथलीन? काउंटलेस कैथलीन. WB Yeats. WB Yeats का फुल फॉर्म पता है ना? विलियम बटलर ईट्स. विलियम बटलर. Lady Gregory and WB Yeats set up the Abbey Theatre in 1904 in डबलिन में. ओके गाइज, डबलिन में. लेडी ग्रेगरी ने एबे थिएटर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. एबे थिएटर जो है वो डबलिन में इन्होंने सेटअप किया था. ओके. और 1904 में, 1904 में लेडी ग्रेगरी और WB Yeats में. The symbolic and ritual no drama of Japan was recommended to Yeats by TS Eliot, GB Shaw, GM Sinjay, एजरा पाउंड. तो ये रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? एजरा पाउंड द्वारा. The Playboy of the Western World was written by सिंजे. ओके. ये लिखी है सिंजे ने. क्या नाम अभी मैंने बताया था? जॉन मिलिंगटन सिंजे, 1907 में. नेक्स्ट है द एडवर्डियन एज स्प्रेड्स फ्रॉम. एडवर्डियन एज की अगर हम बात करें तो कब से कब तक होगी? देखो, एडवर्डियन एज जो है वो होती है आपकी 1901 से 1910 तक. सिंपल है, याद रहेगा. एडवर्ड टाइम पीरियड. अरे, who among the following is not an Edwardian novelist? देखो, अर्नॉल्ड बेनेट, H.G. वेल्स और E.M. फोस्टर, ये एडवर्डियन नॉवेलिस्ट माने जाते हैं. ठीक है. क्या नाम है एडवर्डियन नॉवेलिस्ट का? अर्नॉल्ड, H.G. वेल्स, E.M. फोस्टर. नॉट की अगर हम बात करें तो नॉट में आ जाएंगी वर्जीनिया वोल्फ. इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वर्जीनिया वोल्फ. ठीक है. हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड वाइफ्स टेल? ओल्ड वाइफ्स टेल के ऑथर कौन से हैं? ये पहले डिस्कस हो चुका है 1908 में. ओल्ड वाइफ्स टेल, अर्नॉल्ड बेनेट. क्या है नाम इसका? ओल्ड वाइफ्स, पुरानी बीवियों की कहानी सुनाते हैं. कौन सुनाते हैं? जिनके बेल्ट लगी हुई है. अर्नॉल्ड बेनेट. ठीक है. Which of the following is a science fiction novel? साइंस फिक्शन नॉवल कौन सी है? द टाइम मशीन, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, पिलग्रिमेज या फिर द थ्री सिस्टर्स? द टाइम मशीन. इट इज अ साइंस फिक्शन नॉवल.
ओके, एच जी वेल्स ने लिखी है 1875 में द टाइम मशीन। किसने लिखी है? एच जी वेल्स ने। एच जी वेल्स ने लिखी है, और लिखी है इन्होंने 1895 में। और ये कैसी नॉवल है? साइंस फिक्शन। ओके, और इसमें क्या दिखाया गया है? टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल दिखाया गया, पूरी तरह साइंस पे है और पूरी तरह फिक्शन है ना? बहुत ही बेहतरीन है, और इसका जॉनर मतलब वही साइंस जॉनर की है ये। E.M. Foster did not write which of the following novels? A Passage to India, A Room of One's Own, A Room with a View, Where Angels Fear to Tread. A Room of A Room of One's Own. A Room of One's Own, 1929। ठीक है, ये वर्जीनिया वुल्फ की है, इन्होंने नहीं लिखी है। वर्जीनिया वुल्फ की है, इन्होंने नहीं लिखी है, और ये बहुत बाद में पब्लिश हुई है 1929 में। क्लियर है? पैसेज टू इंडिया, रूम विद अ व्यू, वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये हो गया आपका E.M. फॉस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। E.M. फॉस्टर वर्कड एज सेक्रेटरी टू द महाराजा ऑफ वेयर। कहाँ के महाराजा के रूप में, के सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया? जयपुर, जोधपुर, देवास, सीनियर, मैसूर। आइडिया लगा सकते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जोधपुर या जयपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के महाराजा के सेक्रेटरी के रूप में। जैकब्स रूम वाज रिटन बाय whom? जैकब रूम 1922 अगर डेट दी गई है तो किसके द्वारा लिखी गई होगी? आइडिया लगा के बता दो। अब डेट से क्या ही आइडिया लगाओगे? खैर, ये वर्जीनिया वुल्फ की है, क्योंकि E.M. फॉस्टर भी उसी टाइम के हैं, लॉरेंस भी और जोई भी। तो राइट आंसर है हमारा वर्जीनिया वुल्फ। Who among the following settled in America in his later life? कौन बाद में अमेरिका में सेटल हो गया? फॉस्टर, ईस्ट, शॉ, हक्सले। ऑल्डॉक्स हक्सले। अमेरिका में शिफ्ट हो गए, और ये थे इंग्लैंड से, बट अमेरिका में शिफ्ट हो गए। इनका सबसे ज्यादा फेमस जो वो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड करके, इनका नॉवेल जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फेमस नॉवेल है। इसमें से किसने कहा था? आई हैव डिजायर्ड लाइक एवरी आर्टिस्ट टू क्रिएट अ लिटिल वर्ड आउट ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेजेंट एंड सिग्निफिकेंट थिंग्स ऑफ द मार्ड एंड क्लम्सी वर्ल्ड। ये W.B. Yeats ने कहा। I have desired, like every artist, to create a little word out of the beautiful, pleasant, and significant things of the modern clumsy world. ठीक है, ये इसको मैंने इसलिए पूरा पढ़ा, ये याद रखना, ये ईट्स ने कहा था, लिखा था। Okay. Who among the following is said to have brought French symbolism to England at the end of 19th century? मतलब
किसने कहा फ्रेंच सिम्बोलिज्म इंग्लैंड लाया गया 19th सेंचुरी के अंत में? ईट्स वाइल्ड, साइमंस, पेटर। तो 19th सेंचुरी के अंत में फ्रेंच सिम्बोलिज्म इंग्लैंड लाया गया, ये कहा था आर्थर साइमंस ने। ठीक है। वी वर द लास्ट रोमांटिक्स अपीयर्स इन द पोएम बाय। वी वर द लास्ट रोमांटिक्स अपीयर्स इन द पोएम बाय। नहीं मेधावी, ये जो है ना, जैसे ईट्स है, शॉ है, ये इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्टार मार्क मार्क कर देती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ईट्स ने कहा था, विलियम बटलर ईट्स ने कहा था। इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके बारे में ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखना। इनको नोबेल नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। नेक्स्ट नेक्स्ट Morgan said the following about whom the world should be thankful to me for not marrying him. इन्होंने कहा उससे शादी ना करने के लिए मुझे पूरी दुनिया शुक्रिया बोलेगी। ये किसके लिए कहा था? ये अपने एक्स के लिए कहा था भाई। ऐसा पता नहीं क्यों कह दिया इन्होंने। Who among the following was not a war poet? इसमें से सब war poet है, एक है जो war poet नहीं है। कौन है जो war poet नहीं है भाई? एसी स्विसबर्न। एसी स्विसबर्न एसी स्विसबर्न war poet नहीं है, पीस पोएट है। इसमें आंसर तुम लोगों ने कौन सा आंसर इसमें बताया? अच्छा, ऊपर वाले में गलत बताया। Goodbye to All That is an autobiography by। ये रॉबर्ट ग्रेव्स की ऑटोबायोग्राफी है। पूछा जा सकता है ऑटोबायोग्राफी पे एक दो क्वेश्चंस अगर इसमें लिखे हुए हैं। 1929 में पब्लिश हुई है। ठीक है। इन्होंने 34 साल की उम्र में लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। बड़े लोग हैं ये, इतनी कम उम्र में बुक्स लिखने लग गए। हाँ, लोग तो 18-18 साल की में ही बुक्स लिख रहे हैं। ह्यूग सेल्वन मॉकबर्ले इज अ पोएम बाय। किसने लिखी थी? एजरा पाउंड ने। एजरा पाउंड पे भी एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब देख लो। चलो ये वन वन लाइनर्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है तो ये। हाँ, ये देख लेना, मैंने बोला था इस पे एक दो क्वेश्चंस। हु सेड इन आर अबाउट दिसंबर, मतलब दिसंबर में या दिसंबर के आसपास, ह्यूमन कैरेक्टर्स चेंज्ड। 1910 में ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गए। किसने कहा था? वर्जीनिया वुल्फ, विला कैथर, कैथरीन एंड पॉटर, एडिथ वार्टन। किसने कहा था? अगर तुक्का लगाओगे तो वर्जीनिया वुल्फ लगाओगे। ठीक है। द बैरेट्स ऑफ विनपोल स्ट्रीट, द बैरेट्स ऑफ विनपोल स्ट्रीट इज अ प्ले अबाउट द लव अफेयर बिटवीन। किसके बीच लव अफेयर की बात करता है ये प्ले? द बैरेट्स ऑफ विनपोल स्ट्रीट। अरे चलो मैं ही बता देती हूँ। ये ब्राउनिंग और एलिजाबेथ के अफेयर की बात करता है। ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ के अफेयर की बात करता है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये लिखा किसने है? ये लिखा है सिडनी फ्रैंकलिन ने। मतलब ये स्टोरी जो है रूडोल्फ बेसियर की है। तो दोनों चीजें लिख देती हूँ यहाँ पे। जो स्टोरी है वो रूडोल्फ बेसियर की है। और जो डायरेक्ट करा है, इस ड्रामा को जो डायरेक्ट करा है वो सिडनी फ्रैंकलिन ने करा है।
मॉडर्न फिक्शन वॉज रिटन बाय, मॉडर्न फिक्शन जो लिखा गया है ना 1919 में आया है, ये लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा। मॉडर्न फिक्शन जो लिखा गया है वो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है। Who among the following does not belong to the Bloomsbury group? देखो, वुल्फ, फॉस्टर और स्टैची, ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप को वो करते थे, बिलोंग करते थे। और नॉट की अगर बात आए तो राइट आंसर है हेनरी जेम्स। ठीक है, ए राइट आंसर है। बॉक्सेस में आंसर लिख दिया मैंने। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय वर्जीनिया वुल्फ इज अ फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट? ये तो याद ही रखना है। ऐसे अलग अलग वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर ध्यान से देख लेना। रूम्स ऑफ वंस ऑन, ये ऊपर अभी बता चुकी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सा, द रूम्स ऑफ वंस ऑन। लिली ब्रिस्को इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? लिली ब्रिस्को जो कैरेक्टर है, लिली ब्रिस्को इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स? टू द लाइट हाउस, 1927। ठीक है, टू द लाइट हाउस 1927, ऊपर लिखा भी हुआ है देखो। कौन सा कैरेक्टर है? लिली ब्रिस्को। ये है किसकी? वर्जीनिया वुल्फ की। ये तो पता ही होगा, ऊपर लिखा हुआ है ना। ये सारी डेलोवे, लाइट हाउस, वेव्स, रूम्स ऑफ वंस ऑन, ये सब वर्जीनिया वुल्फ की है। Bliss and Other Stories is written by Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Willa Cather, Edith Wharton. Bliss and Other Stories is written by Catherine Mansfield. किसके द्वारा लिखी गई है ब्लिस और अदर स्टोरीज? कैथरीन मैंसफील्ड। ठीक है, अब इनको मैं आंसर कर देती हूँ, आप लोगों को अगर नहीं पता कोई बात नहीं। कैथरीन मैंसफील्ड 1920 में। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रेज वाज कॉइन्ड बाय, कॉन्शियसनेस चैतन्य की जो अवस्था, चैतन्यता की धारा सॉरी, ये फ्रेज कॉइन किया गया किसके द्वारा? ये फ्रेज किसने गढ़ा, कॉइन किसके द्वारा किया गया? विलियम जेम्स के द्वारा। विलियम जेम्स के द्वारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टार लगा देती हूँ। हु रोट द एसे सर्जरी फॉर द नॉवल और अ बॉम्ब? सर्जरी फॉर द नॉवल और अ बॉम्ब, ये किसने लिखा है ऐसे? ये ऐसे लिखा है इसने, इन्होंने डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस ने। कौन सा? सर्जरी फॉर द नॉवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डीएच लॉरेंस? सारे डीएच लॉरेंस के हैं, कौन सा नहीं है ये बताना है। मॉडर्न फिक्शन, मॉडर्न फिक्शन ये किसका है? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। अभी हम मॉडर्न फिक्शन पूछ चुके हैं आपसे। देखो, व्हाई द नोबल मैटर्स डीएच लॉरेंस का है, मोर्टालिटी एंड द नोबल डीएच लॉरेंस का है, सर्जरी फॉर द नोबल ऊपर मैंने बताया, और द बॉम्ब। मॉडर्न फिक्शन अभी मैंने बताया, जल्दी से बताओ जिसके दिमाग अभी यहाँ क्लास में जिसका भी माइंड है वो सारे लोग ध्यान से बताओ कि मॉडर्न फिक्शन किसका है। जल्दी से। 1921 में अभी मैंने बताया था, डेट भी बताई थी, और 1921 में बताया था वर्जीनिया वुल्फ का। ठीक है। फैंटेसिया ऑफ द अनकॉन्शियसनेस बाय लॉरेंस इज अ, इसको ना इमोशनल, इमोशनली लॉजिकल वो बोलते हैं। ये फैंटेसी है, ट्रीटाइज ऑन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के साथ में ट्रीटी है। किसकी? ये लॉरेंस की।
लॉरेंस की ऑटोबायोग्राफिकल कौन सी नॉवेल है, बताना जरा। ये है सन्स एंड लवर्स, लगता नहीं ये ऑटोबायोग्राफिकल होगी, ठीक है, 1913। विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ लॉरेंस हैज इट्स सेटिंग इन मैक्सिको? कौन सी नॉवेल जो इनकी लॉरेंस की थी जो मैक्सिको में बनाई गई, सेटिंग की गई इसकी? द प्लम्ड सरपेंट, सरपेंट, द प्लम्ड सरपेंट, ठीक है, 19। ये पॉलिटिकल नॉवेल है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल नॉवेल है, पॉलिटिकल नॉवेल याद रखना। कब आई थी? 1926 में। पॉलिटिकल नॉवेल कब आई थी? 1926 में। Which of the following novels is a sequel to The Rainbow? रेनबो का, द रेनबो का सीक्वल कौन सी है? वीमेन इन लव, वीमेन इन लव वही लॉरेंस की है ये, है ना। वीमेन इन लव किसकी है? लॉरेंस की। किसका सीक्वल है? द रेनबो, ठीक है। रेनबो आई थी 1915 में और ये आई 1920 में। बाकी सन्स एंड लवर्स, कंगारू, लेडी चैटरलेज लवर, नहीं। सब डीएच लॉरेंस की गाइस। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जॉर्जियन पोइट? डी, डब्ल्यू बी ईट्स इज नॉट अ जॉर्जियन पोइट। इतने सारे जॉर्जियन पोइट्स हैं तो उस क्वेश्चन को पूछने का कोई मतलब रह नहीं जाता। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट प्रॉफिटिक? प्रॉफिट मतलब जो पैगंबर होते हैं उनसे संबंधित कौन सी नॉवेल नहीं है? द आर्ट ऑफ बीइंग रूल्ड, यूलिसिस, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1984। यूलिसिस टेनिसन की है यूलिसिस, और ये प्रोफेटिक नहीं है, ठीक है। द आर्ट ऑफ बीइंग रूल्ड, किसी को याद है? ये भी नहीं है, मतलब ये प्रोफेटिक नॉवेल है बेसिकली, लेविस की है, विलियम लेविस की। ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो हक्सले की है, एक एक करके मैं बता दूं। जॉर्ज ऑरवेल। यूलिसिस जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेजिस्ट पोइट? इमेजिस्ट पोइट, इमेजिस्ट पोइट कौन नहीं है? इमेज नहीं बनाता है। डब्ल्यू बी ईट्स इज नॉट एन इमेजिस्ट पोइट।
जॉर्ज विंटरबोर्न इज अ हीरो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स? ये है डेथ ऑफ अ हीरो के, डेथ ऑफ ए हीरो के हीरो कौन है? जॉर्ज विंटरबोर्न, ठीक है, डेथ ऑफ अ हीरो जॉर्ज विंटरबोर्न। द इंग्लिश रिव्यू जो है वो किसके द्वारा एडिट की गई? द इंग्लिश रिव्यू एडिट की गई है मैडॉक्स फोर्ड के द्वारा, मैडॉक्स फोर्ड, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, इनके द्वारा एडिट की गई है द इंग्लिश रिव्यू। यहाँ पर शायद क्वेश्चन के आंसर्स लिखे होंगे, मैं बता देती हूँ। टी.एस. Eliot's फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वाज इंटाइटल्ड प्रोफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। याद कर लीजिए एक एक बार, इसमें आंसर्स दिए होंगे। मैंने जो क्वेश्चंस बना रही थी जल्दी जल्दी में गलत पीपीटी बन गई थी, तो ये क्वेश्चंस कुछ मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए आप लोग। होंगे इसके आंसर्स होंगे, जिसके नहीं होंगे वो मैं लगा दूंगी और आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस मेक्स एन एल्यूजन, मतलब सिग्नल टू क्लियोपैट्रा? कौन सी लाइन है जो एक सिग्नल देती है, एल्यूजन संकेत देती है क्लियोपैट्रा को? कौन सी एक नॉवेल है जो संकेत देती है क्लियोपैट्रा को? लाइन, सॉरी, कौन सी लाइन है? तो द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, मतलब जो चेयर जिसपे वो बैठी है वो एक जलते हुए राजगद्दी के जैसे है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। Which of the following poems depicts the disillusionment of the generation? कौन सी इसमें पोएम्स हैं जो ये डिपिक्ट करती है कि डिसइल्यूजनमेंट है, मतलब जो भी है वो क्लियर है, इल्यूजन नहीं है। जनरेशन के बारे में कोई कौन सी पोएम है जो ये डिपिक्ट करती है कि इल्यूजन नहीं है, इल्यूजन नहीं है? ठीक है, द वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट की है, और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लेना। In his dedication to the wasteland to Ezra Pound, T.S. Eliot describes him as a, क्या डिस्क्राइब करते हैं? अ बेटर क्राफ्ट्समैन, अ बेटर क्राफ्ट्समैन। नहीं नहीं, मॉडर्न एज के हैं डब्ल्यू बी ईस्ट, वो उनके मॉडर्न मॉडर्न पीरियड के हैं वो डब्ल्यू बी ईस्ट। उनकी कोई बुक किसी के साथ अगर कनेक्टेड होगी या उसका कोई क्रिटिसिज्म आया होगा, कोई रिव्यू आया होगा, तो उस टाइम पे मैंने बोला होगा, नाम लिया होगा। टी.एस. Eliot wrote his PhD thesis on, अपनी पीएचडी थीसिस टी.एस. Eliot ने किस पर लिखी? एफ.एच. ब्रैडली पे। ठीक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम नॉट अ प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, ना तो मैं प्रिंस हैमलेट हूं ना कभी बनना चाहता था। ये कहाँ से इन्होंने चेपा है, मतलब ये कहाँ अपीयर होता है? तो ये प्रिंस हैमलेट एक बहुत ही बढ़िया मतलब कैरेक्टर रहा है, बहुत ही कॉमन मतलब आता है बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, ठीक है। Sweeney Among the Nightingales was written by, ये किसके द्वारा लिखी गई है? टी.एस. Eliot के द्वारा, ठीक है। स्वीनी अमंग द नाइटिंगेल्स ये टी.एस. Eliot द्वारा लिखी गई है। टी.एस. Eliot द्वारा। वैसे इनको छुपाया जा सकता है अगर आप लोग कहें तो। मर्डर इन द कैथेड्रल डील्स विद द डेथ ऑफ, कि किसकी डेथ की बात करते हैं? आंसर तो देख ही लिया होगा। मर्डर इन द कैथेड्रल, ये सेंट थॉमस बेकेट के मर्डर के डेथ के बारे में डील करते हैं, टी.एस. Eliot का है, ठीक है। टी.एस. Eliot इंपॉर्टेंट है, ओके। Which of the following plays of T.S. Eliot is not a comedy? कौन सा इसका प्ले इनका जो है वो कॉमेडी नहीं है? तो कॉमेडी जो नहीं है वो है द फैमिली रीयूनियन, ये कॉमेडी नहीं है, ओके। द फैमिली रीयूनियन, ये जो है ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, ये बिल्कुल ग्रीक ड्रामा है, ठीक है। ये कॉमेडी नहीं है।
इसके बारे में बता दूं, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ये, एंड इट इज अ कम्प्लीटली एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम ग्रीक ग्रामर. हाँ, the portrait of the artist as a young dog. Who wrote that? ये डायलियन थॉमस ने लिखा है, ठीक है. A portrait of the artist as a young dog. ये बहुत बात का है, 1940 का. Which of the following by Joyce is the mock heroic novel? Ulysses. मॉक हीरोइक नॉवल है. जॉयसी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, जॉयसी ने बोला. व्हाट इज द हीरो ऑफ यूलिसिस? लियोपोल्ड ब्लूम. यूलिसिस के हीरो है लियोपोल्ड ब्लूम. वैसे यूलिसिस लिखी है टेनिसन ने, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन जॉयस ने इसको क्या बोला है? मॉक हीरोइक नॉवल. ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज वाज रिटन बाय. ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज 1950 में आई थी. इट इज रिटन बाय समरेस्ट मॉगम. सॉमरसेट मॉगम. ठीक है, क्या नाम इसका मैंने बताया था? सॉमरसेट मॉगम ने जो लिखी है, इसका नाम है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज. जूनो एंड द पेकॉक, ये किसकी है? जूनो एंड द पेकॉक. ये सीनो, अ प्ले बाय सियानो कैसी. इट इज अ प्ले बाय सियानो कैसी. ठीक है, अब मैं आंसर्स बता देती हूँ इसके. देखो, ओ कैसी इज अ सिल्वर, ओ कैसी इज द सिल्वर टेसी. ये क्या है? सिल्वर टेसी जो है ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है. अब यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग आंसर्स इसके देख लेना. अच्छा, चलो ठीक है, आप लोग की क्लास है. ओके, आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लास नाउ. और इसके आंसर्स में लिखे हुए हैं, मैं अभी भेजती हूँ पीडीएफ आपको. और कल फिर मैं क्या, कल सुबह वाले क्लास में क्या कराऊँ आपको? मॉडर्न पीरियड के क्वेश्चंस वैसे काफ़ी सारे हैं, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आ जाएगा. उसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर आएगा, लेकिन शायद मैं आपको कल मॉडर्न पीरियड के आगे के क्वेश्चंस ही कराऊंगी, इसी के आगे कराऊंगी. ठीक है, यू कैन लीव इट. और उसके बाद अमेरिकन एंड अदर नॉन ब्रिटिश लिटरेचर्स हैं. ठीक है, वो उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं. लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस करने हैं आपको, और रेटरिक एंड प्रोसिडी के क्वेश्चंस करने हैं. मतलब मैं आपको लगातार 4-5 दिन यही क्वेश्चंस कराऊंगी. फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स ले लेंगे थोड़े. ठीक है, चलो. हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी बोल के. जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं डिटेल में बता दूंगी, बाकी सारे नहीं बताऊंगी. और मैं आपको अभी टेस्ट पेपर भी एक भेज रही हूँ गाइज. ठीक है, वो टेस्ट पेपर जरा करके देखना कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, आप बोल रहे थे ना पीजीटी का नहीं मिला है. हाँ, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है गाइज, रिवीजन करते रहना. मैं एक टेस्ट पेपर भेज रही हूँ आपको, इसी का देखना क्या क्या किया है, कैसे कैसे तुम लोग कर रहे हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, फिर मैं बताऊंगी. या तो टेस्ट पेपर मैं आपको यूट्यूब पर करा दूं. यूट्यूब पर अगर आप लोग सारे लोग अगर आओ वहां पे, तो मैं उसको करा देती हूँ तरीके से. चलो देख लेते हैं, जो भी जैसे भी होगा हम देख लेंगे. फिलहाल मैं आपको भेज ही दूंगी. चलो बाय.
बाय बाय।